नमस्कार विद्यार्थियों, गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचौर की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर तथा गायत्री कॉलेज सांचौर में संचालित विभिन्न विषयों के लेक्चरर वाइज टॉपिक या लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थी पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं एवं निकट भविष्य में उनके एग्ज़ाम भी होंगे। इसलिए विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, वो अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें, वो क्लास लगातार अटेंड करते रहे। इसीलिए गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा रही है। इन ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप डायरेक्ट इस चैनल से जुड़ सकें। इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर अपलोड किए जाने वाले अपने अपने विषय के संबंधित विषय के वीडियोस को देखने के लिए कि वो किस समय अपलोड किए जा रहे हैं, इसका चैनल द्वारा एक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। इसीलिए आप बेल आइकॉन, जो घंटी का एक निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे लाइकेन के अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो रिप्रोडक्शन इन लाइकेन आज का हमारा टॉपिक है। लाइकेन से संबंधित 2 वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं। एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था लाइकेन की थैलस स्ट्रक्चर, जिसमें इंटरनल थैलस, एक्सटर्नल थैलस स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन। सेकेंड वीडियोज में हमने देखा था और पढ़ा था इस थैलस, लाइकेन की थैलस की आंतरिक संरचना कैसी होती है। तो विद्यार्थी, हम जानते हैं कि लाइकेन मूल रूप से एल्गी और फंगी से निर्मित एक सिम्बायोसिस एसोसिएशन होता है, जिसमें गैमेटोफिटिक प्रकार की प्लांट बॉडी पाई जाती है। और ये एक विशेष तंतुनुमा संरचना, जिसे राइजिन कहते हैं, की सहायता से ये अध स्तर जैसे चट्टान, लकड़ी या विघटित काष्ठ, पत्थर, दीवार, निर्जल चट्टानें इत्यादि पर स्थित होती है। राइजिन कवक द्वारा निर्मित संरचना होती है। इसमें एल्गी फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण करती है और वो खाद्य पदार्थ कवक को उपलब्ध करवाती है, जबकि कवक इसके बदले में एल्गी को आवास, उसको ताप और शुष्कता से बचाव करता है तथा अध स्तर से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो लाइकेन की इस प्रकार की संरचना हमने पहले प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ ली है, उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि लाइकेन में जब एल्गी और फंगी दोनों प्रकार के प्लांट अवेलेबल है, उपलब्ध है, साथ साथ में रहते हैं, तो क्या लाइकेन एल्गी के द्वारा जनन करता है या फंगी के द्वारा जनन करता है, अथवा ये दोनों साथ में मिलकर कोई विशेष प्रकार का जनन करता है। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइकेन में मुख्य रूप से कवक के द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा होगा? कवक, फिलामेंट जिसे हाइपी कहते हैं, के द्वारा जनन होता है। और ये किसी एल्गी के संपर्क में आता है तो एक लाइकेन थैलस का निर्माण हो जाता है। तो विद्यार्थियों, लाइकेन में रिप्रोडक्शन कुल 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है, सेकेंड है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, और थर्ड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। नंबर पहला, कायिक जनन या वेजिटेटिव जनन। वेजिटेटिव जनन का फर्स्ट टाइप है, उसको नाम देते हैं विखंडन या फर्गमेंटेशन।
इस विधि के अंतर्गत थैलस भाग किसी भी कारण से या बाह्य आघात को या यांत्रिक आघात को या क्षय विधि को, डेकदिथे को, किसी भी प्रोसेस के द्वारा वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। प्रत्येक खंड जिसमें एल्गी और फंगी प्रेजेंट है तो ऐसा खंड वापस ग्रोथ करते हुए नए लाइकेन थैलस का निर्माण करता है। तो पहली विधि होगी विखंडन विधि द्वारा। दूसरा, इसकी बाह्य सतह पर पाई जाने वाली विशिष्ट संरचनाएं जिनके बारे में हम जिक्र कर चुके थे, जैसे सिप्लेडिया है, ओइडिया है, सोरेडिया है, आइसीडिया है, इत्यादि प्रकार की संरचना भी जनन करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिसमें से पहला है सोरेडिया। सोरेडिया मूल रूप से कई सारी एल्गी कोशिका, कौन सी कोशिका? शैवाल कोशिका या एल्गल सेल, एल्गी सेल, तो कई सारी शैवाल की कोशिका निश्चित प्रकार के हाइपी या फंगल फिलामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। तो केंद्रीय भाग में शैवाल कोशिका, उसके तरफ एल्गी कोशिका, और ये छोटे छोटे स्पोर्ट के रूप में थैलस की सतह पे पाए जाते हैं। किसकी थैलस पर? लाइकेन की थैलस पर। और ये स्पोर्ट मूल रूप से पाउडर नुमा संरचना के रूप में पाया जाता है। इसकी महीन संरचना जो कणिकीय नुमा संरचना होती है वो एक सोरिडिया कहलाती है। और सोरिडिया में क्या होंगे? एल्गी और कवक तंतु। ये स्वतंत्र रूप से थैलस से पृथक होकर के नए प्लांट्स को या नए लाइकेन थैलस को निर्मित करने में सक्षम होता है। ये स्ट्रक्चर है सोरिडिया। वापस समझ लीजिए इसको। सोरिडिया थैलस की सरफेस पर उत्पन्न होगी, महीन होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म समान संरचना पाई जाती है और पाउडर नुमा सतह पर सफ़ेद संरचना के रूप में पाई जाती है अथवा पाउडरी संरचना के रूप में पाई जाती है। प्रत्येक एक कणी की संरचना सोरिडिया कहलाएगी। और सोरिडिया में होगा क्या? केंद्रीय भाग में एल्गल कोशिका होगी, एल्गल सेल्स होगी, और इसके चारों तरफ हाइपी काय का आवरण होता है। तीसरा प्रकार है, उसको हम नाम देते हैं आइसीडिया। मूल रूप से ये एक आउट ग्रोथ है। क्या है ये? आउट ग्रोथ, जिसके अंतर्गत जैसे थैलस इसकी ऊपरी सतह पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो इसकी बाह्य सतह है वो एल्गी फंजाइस फिलामेंट से है, जबकि आंतरिक भाग के अंतर्गत एल्गी फिलामेंट से। तो ये जो एल्गल जोन है वो इस थैलस के, लाइकेन के थैलस के समान ही होता है। तो इस प्रकार की बनी हुई संरचना को नाम देते हैं आइसीडिया। और ये आइसीडिया भी थैलस से पृथक होकर के नए लाइकेन थैलस को निर्मित करने में सक्षम होता है। तो ये तीन विधियां विखंडन, सोरिडिया और आइसीडिया के द्वारा लाइकेन कायिक जनन के द्वारा अपने नए थैलस का या संतति थैलस का निर्माण करता है। विद्यार्थियों, लाइकेन में सेकेंड जनन पाया जाता है, उसको नाम देते हैं एसेक्सुअल जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। ऐसा जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण और संलयन की प्रक्रिया नहीं होती, लैंगिक जनन संरचना का निर्माण नहीं होता, ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें पहला प्रकार है वो आइडियो बीजाणु द्वारा होता है। आइडियो बीजाणु, क्लेमाइडोस्पोर और कॉनिडियम, ये तीनों ही प्रकार की संरचना मूल रूप से कवक में निर्मित होने वाली अलैंगिक जनन संरचना है। कोई भी कवक तंतु इस प्रकार के बीजाणु का निर्माण करके नए कवक तंतु को निर्मित करने का कार्य करते हैं। होती है कौन सा? ये अलैंगिक जनन। किससे निर्मित होंगे आइडियो बीजाणु? मूल रूप से कवक सूत्रों के द्वारा होगा। और ये कवक सूत्रों से निर्मित होने के बाद में फिर नए कवक तंतु का निर्माण करेंगे, तंतु का निर्माण करेंगे। बात कर रहे हैं हम लाइकेन में जनन की, और यहाँ पे हम किसका निर्माण करेंगे? एक फंगी फिलामेंट का निर्माण करते हैं, हाइपी का निर्माण करते हैं। और जैसे ही हाइपी किसी पर्टिकुलर एल्गी फिलामेंट के या एल्गी सेल के संपर्क में आती है तो दोनों आपस में जुड़ करके नए सिम्बायोसिस प्लांट अर्थात लाइकेन का निर्माण करता है। तो ये तंतु क्या करेंगे? कोश के तंतु, कवक के तंतु। तो ये कवक तंतु शैवालीय तंतु से
शैवाल तंतु से जुड़कर लाइकेन बनाते हैं, लाइकेन थैलस बनाते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि आइडियो बीजाणु द्वारा कैसे होता है। वापस समझ लीजिए इसको कि कवक तंतु के शीर्ष भाग से आइडियोस्पोर बनते हैं। वो आइडियोस्पोर तंतु से पृथक होकर स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करते हुए नए कवक तंतु का निर्माण करता है, और वो नए कवक तंतु जब किसी उपयुक्त शैवालीय तंतु से या एल्गल फिलामेंट के संपर्क में आता है तो दोनों मिलकर के लाइकेन थैलस बनाता है। दूसरी विधि है, इसको नाम देते हैं पिक्निडियोस्पोर, पिक्निडियो बीजाणु। याद आया होगा आपको कि पिक्निडियम अथवा पिक्निडियोस्पोर कौन सी एल्गी में बनता है, कौन सी फंगी में बनता है। तो ये फंगी का एक विशेष जनन की विधि है। किस में बनता है, कहीं पढ़ा होगा आपने, ये बनता है पक्सिनिया में पढ़ा था आपने। पिक्निडियोस्पोर का निर्माण होता है पक्सिनिया, किस पर, जई की लीफ पर। ठीक उसी समान है कि इस लाइकेन की थैलस की ऊपरी सतह, वेंट्रल सतह में एक धसी हुई प्याले नुमा संरचना का निर्माण करता है। इसको पिक्निडियम कहते हैं। क्या नाम देंगे, पिक्निडियम, धसी हुई प्याले नुमा संरचना। इस पिक्निडियम की आंतरिक सतह वो कवक तंतुओं से निर्मित होती है। इससे निर्मित होने वाले कवक तंतु ऊर्ध्वाधर रूप में बाहर निकले हुए होते हैं। इसको पिक्निडियो स्पोरोफोर नाम देते हैं। इस पिक्निडियो स्पोरोफोर के शीर्ष भाग की कोशिका या संरचना गोलाकार बीजाणु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसको नाम देते हैं पिक्निडियो स्पोर या पिक्निडियो बीजाणु। ये पिक्निडियो बीजाणु यहाँ से पृथक होंगे, पृथक होने के बाद वातावरण में मुक्त हो जाएंगे। किससे निर्मित हुए हैं, ये कवक से निर्मित हुए। और ये बीजाणु अब किसका निर्माण करेंगे, कवक तंतु का निर्माण करेंगे। और ये कवक तंतु वापस किसी एल्गी तंतु के संपर्क में आएंगे तो वापस नए लाइकेन थैलस का निर्माण करेंगे। पिक्निडियो बीजाणु के द्वारा लाइकेन के अंदर जनन मुख्य रूप से एस्कोलाइकेन प्रकार में होता है। किसमें होगा, एस्कोलाइकेन, जिसमें एस्कोमाइसिटीज वर्ग की कोई कवक प्रेजेंट होती है। तो ये लिख सकते हैं हम इसको कि पिक्निडियोस्पोर से कवक तंतु बनता है या विकसित होता है जो उपयुक्त या पर्टिकुलर शैवाल तंतु के साथ मिलकर लाइकेन थैलस बनाता है। ये था पिक्निडियो बीजाणु का। इस प्रकार से विद्यार्थियों अलैंगिक जनन की विधि है वो आइडियो बीजाणु तथा पिक्निडियो बीजाणु नामक दो विधि द्वारा या बीजाणु द्वारा संपन्न होती है। लाइकेन के अंदर तीसरी प्रकार का जनन विधि जिसके द्वारा वो जनन करता है, ये है लैंगिक जनन विधि। विद्यार्थियों मुख्यतः एस्कोलाइकेन ही लैंगिक जनन क्रिया को संपन्न करते हैं या लैंगिक जनन विधि द्वारा जनन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। कौन से, एस्कोलाइकेन। लाइकेन के अंदर दो भाग होते हैं, एल्गी शैवाल और कवक तंतु। तो मुख्य रूप से फंगी या कवक ही जनन क्रिया में भाग लेते हैं, जनन में भाग लेते हैं। जबकि एल्गी का
लैंगिक जनन संरचना बनाने में और लैंगिक जनन में कोई रोल नहीं है, बल्कि फंगी के द्वारा उत्पन्न होने वाली संरचना वापस एल्गी के संपर्क में आकर के नए लाइकेन का निर्माण करता है। इसमें नर जनन संरचना या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो स्पोरोगोनियम कहलाती है। क्या कहलाएगी? स्पोरोगोनियम। जबकि मादा जनन संरचना की बात करें तो ये कार्पोगोनियम कहलाती है। तो स्पोरोगोनियम है वो नर जनन संरचना या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जबकि कार्पोगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसमें स्पोरोगोनियम के अंदर नर युग्मक के समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि कार्पोगोनियम में मादा युग्मक के समान कार्य करने वाली कोशिकाएं बनती है। इनमें निषेचन के फलस्वरूप एक फलनकाय का निर्माण होता है और उस फलनकाय को एपोथीसियम या पेरिथीसियम कहते हैं। इस एपोथीसियम में एसाई विकसित होते हैं और एसाई से ही एस्कोस्पोर का निर्माण होता है। वही एस्कोस्पोर पुनः परिवर्तित होकर के नए कवक तंतु को निर्मित करता है। एस्कोस्पोर क्या होते हैं, बेसिडियोस्पोर क्या होते हैं, इसके बारे में हमने कवकों के जनन प्रक्रिया में विस्तार से पढ़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं नर जनन संरचना स्पोरोगोनियम की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो स्पोरोगोनियम मूल रूप से पिक्निडियम जो कि पक्सिनिया के अंदर पाया जाता है कि उसके समान पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है, उसके समान ही होता है। ये जो डायग्रामेटिक रूप से शो किया हुआ है ये लाइकेन का थैलस है। तो इसके ऊपरी भाग में पाई जाने वाली संरचना को अपर कॉर्टेक्स नाम देते हैं। इसके अंदर हाइपी या कवक तंतु है और कई स्थानों पर एल्गल जॉन है या शैवालीय कोशिका पाई जाती है। कवक तंतु जुड़ करके स्ट्रोमा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? स्ट्रोमा। और ये स्ट्रोमा इस फ्लास्कनुमा संरचना के आवरण का निर्माण करते हैं। इस फ्लास्कनुमा संरचना से कुछ तंतु विकसित होते हैं, ऊर्ध्वाधर तंतु विकसित होते हैं। इन तंतुओं के शीर्ष भाग पर छोटे छोटे बीजाणुनुमा संरचना विकसित होती है। इनको नाम देते हैं पिक्निडियम या स्पर्मेशियम, स्पर्मेशियम या अचल पुंमणु युग्मन। तो अचल पुंमणु या स्पर्मेशियम का निर्माण होता है। इस स्ट्रोमा से कुल दो प्रकार के तंतु विकसित होते हैं। एक प्रकार के तंतु फर्टाइल फिलामेंट कहलाते हैं, फर्टाइल फिलामेंट, और दूसरे प्रकार के होते हैं वो स्टीराइल होते हैं, स्टीराइल फिलामेंट। और स्टीराइल फिलामेंट को नाम देते हैं हम पैराफाइसिस या सहसूत्र, और इसको नाम देते हैं उर्वर सूत्र। उर्वर या फर्टाइल फिलामेंट के शीर्ष भाग से स्पर्मेशियम का निर्माण होता है। पूरी स्ट्रक्चर को पिक्निडियम कहते हैं और ये पिक्निडियम इस थैलस सतह पर एक छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। इस छिद्र को ऑस्टियोल कहते हैं। क्या नाम देंगे इसको? ऑस्टियोल के द्वारा ये बाहर की ओर खुलता है। जब स्पर्मेशियम पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो इसमें पाई जाने वाले श्लेष्मा के साथ में ये ऑस्टियोल के द्वारा बाहर निकलते हैं। सेकेंड है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हम कार्पोगोनियम कहते हैं। कार्पोगोनियम मूल रूप से दो भागों में विभाजित होता है। एक पतली नलिकीय संरचना होती है जिसको ट्राइकोगाइन कहते हैं, जबकि आधारीय भाग को एस्कोगोनियम नाम देते हैं। तो ये एक पतली नलिकीय संरचना, इसको हम ट्राइकोगाइन कहेंगे, जबकि कुंडलित संरचना है, कोइल्ड है, उसको नाम देते हैं एस्कोगोनियम। इन दोनों संरचनाओं को सम्मिलित रूप से नाम दिया जाता है, वो है कार्पोगोनियम। इस कार्पोगोनियम का डेवलपमेंट
इसके अंदर पाए जाने वाले कवक तंतु के स्ट्रोमा क्षेत्र से होता है। कैसे होगा? स्ट्रोमा क्षेत्र से। तो इस प्रकार ये जो संरचना है वो कहलाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब बात करते हैं, जब जनन संरचना का विकास कंप्लीट हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन अथवा निषेचन। स्पर्मेशियम एक बूंद के रूप में बाहर की ओर निकल जाते हैं। ये सीधा सा ट्राइकोगाइन की सतह से चिपक जाते हैं। तो बहुत सारे बूंद के रूप में स्पर्मेशियम है, वो कहाँ चिपकेंगे? ट्राइकोगाइन से। ट्राइकोगाइन की भित्ति उपनिष्ठ होने से स्पर्मेशियम का केंद्रक ट्राइकोगाइन में परिवेशित होकर के एस्कोगोनियम की कोशिका तक पहुँचता है। इसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज होना प्रारंभ होता है, जिसके अंतर्गत ट्राइकोगाइन सूख कर नष्ट हो जाती है तथा एस्कोगोनियम से एसाई अथवा एस्कोजन फिलामेंट का निर्माण होता है। एस्कोजन फिलामेंट की प्रत्येक कोशिका में क्रोजियर का निर्माण होने से द्विकेंद्रकीय हो जाती है और दोनों केंद्रक सम्मिलित रूप से या संलयन के द्वारा 2n केंद्रकों का निर्माण करता है, जिससे प्रत्येक कोशिका होती है वो 2n स्ट्रक्चर में बदल जाती है। एस्कोगोनियम से निकलने वाली तंतुबद्ध संरचना, जिसको हम एसआई कहते हैं, इस एसआई के अंदर केंद्रक होगा वो होगा 2n, जो मियोसिस के द्वारा विभाजित होकर किसका निर्माण करेगा? मियोसिस के द्वारा n केंद्रकों का निर्माण करता है। इन n केंद्रकों के निर्माण युक्त संरचना को एसआई कहते हैं। एसआई के चारों तरफ बंधीय तंतु का निर्माण होने से एक आवरण युक्त संरचना का निर्माण होता है, जिसको एपोथीसियम कहा जाता है। जब निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज होना प्रारंभ होता है, जिसमें एस्कोगोनियम शेष रहता है जबकि ट्राइकोगाइन विलुप्त हो जाता है। एस्कोगोनियम से कुछ तंतुनुमा संरचना निकलती हैं, जिसको एस्कोजन तंतु कहते हैं। उसके अंदर 2n केंद्र अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4n केंद्रकों का निर्माण करता है। उसमें फिर जीवत्री विखंडन और समसूत्री विभाजन द्वारा 8 एस्को स्पोर बनता है। इस प्रकार की बनी हुई थैलीनुमा संरचना को एस्कोजन कहते हैं या एस्कस कहते हैं। एस्कस के साथ साथ में पैराफेसिस बनता है, एक बंद स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। उस बंद स्ट्रक्चर को फ्रूटिंग बॉडी अथवा फलनकाय के नाम से जाना जाता है। फलनकाय दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एपोथीसियम और दूसरा होता है पेरिथीसियम। तो ये जाति विशेष के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में पाया जाता है। सबसे अधिक एपोथीसियम प्रकार के फ्रूटिंग बॉडी मिलती है। ये फ्रूटिंग बॉडी क्लेडोनिया अथवा पार्मेलिया जैसे लाइकेन का एक लाक्षणिक गुण है। पार्मेलिया में कवक के साथ में शैवाल तंतु भी एपोथीसियम का निर्माण करने में सहायता प्रदान करते हैं, जबकि क्लेडोनिया जैसे लाइकेन के अंतर्गत फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण केवल और केवल कवक से ही होता है, अर्थात कवक तंतु ही एक फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करता है। इस फ्रूटिंग बॉडी का रंग पीला, लाल, ब्राउन या ब्लैक हो सकता है। इस फ्रूटिंग बॉडी की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइडेड होता है। ये सबसे पहला होता है हाइमेनियम क्षेत्र। इस हाइमेनियम क्षेत्र का निर्माण पैराफेसिस जो बंधीय तंतु है और एस्कोजन तंतु से मिलके बना होता है। इसके नीचे वाले भाग पर पाई जाने वाली संरचना को सब हाइमेनियम जोन कहते हैं, जो हाइपोथीसियम के नाम से भी जाना जाता है, जबकि एस्कोजन तंतु के ऊपर पाई जाने वाली श्लेष्मीय आवरण के द्वारा या पैराफेसिस के अंतिम सिरे से निर्मित होने वाली म्यूसिलेज परत का भी निर्माण होता है। इसको एपिथीसियम नाम है। एपिथीसियम कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं है, बल्कि पैराफेसिस के अंतिम सिरे द्वारा स्तरित म्यूसिलेज द्वारा निर्मित एस्कोजन के ऊपर एक आवरणनुमा संरचना होती है। इस प्रकार की संरचना को हम एपोथीसियम या फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। इसका आधारीय भाग में एल्गल जोन और फंगल जोन प्रेजेंट होता है। जब
कश में एस्कोस्पोर का निर्माण कंप्लीट हो जाता है, उस समय कश के टूटने से इस फलनकाय के ऊपरी भाग पर बने हुए छिद्र के द्वारा बीजाणु बाहर निकलते हैं और ये एस्को बीजाणु अंकुरित होकर के नए फंगल फिलामेंट का निर्माण करता है, जो उपयुक्त एल्गी के संपर्क में आने पर दोनों मिल करके नए लाइकेन थैलस का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्यतः कवक क्षेत्र के द्वारा है, कवक तंतु के द्वारा होता है। इसमें शैवाल या शैवालीय कोशिका तो शैवाल तंतुओं का कोई किसी प्रकार की भूमिका नहीं होती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने पढ़ा लाइकेन में जनन के प्रकार, जनन की विधियाँ, जो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर आपसे मुखातिब होंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइकेन का आर्थिक महत्व।